नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने भारत की सांस्कृतिक विरासत में ललित कलाएँ, हस्तकलाएँ, परंपराएँ और शिल्प स्थापत्य पढ़ लिए। अभी हम चौथा जो लेसन हमारा है वो भारत की साहित्यिक विरासत वो देखेंगे। साहित्य यानी आपने नाम सुना है, साहित्य यानी जो ये मटेरियल्स जैसे कि हिंदी, गुजराती, संस्कृत में जो हम कहानियाँ, हमारे जो वेद है, जो कविताएं हैं, नवलकथाएँ वो वगैरह जो पढ़ते हैं उसको साहित्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि मानव ने अपने विचारों, भावों, संवेदनाओं और उर्मियों को अन्य लोगों और प्राणियों तक पहुँचाने के लिए कई हाव भाव, संकेत और चित्रों का सहारा लिया। देखो, हमें अपनी कोई विचार है, अपने अंदर कोई संवेदना लागनी है, वो दूसरों को देनी है तो कई बार हम इशारों से भी समझाते या चित्र बनाकर संकेत से भी समझाते। पर इसके लिए कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न की यानी आवाज़ उत्पन्न की और उनमें से बोली यानी जो हम अपनी प्रादेशिक भाषा बोलते वो बोली में या लिपि का जन्म हो। यानी सभी जगह जो लिपि है वो अलग अलग होती है। जैसे कि गुजरात में गुजराती लिखी जाती है, जैसे राजस्थान में मारवाड़ी, तो वो लिपि है, उसका जन्म हुआ। और इस लिपि ने भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो हम बोलने लगे और उनमें से भाषा का जन्म हुआ। और लिपि ने भाषा के निर्माण में योगदान और समय जाते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग हुआ। अभी हमें कोई भी विचार अपना प्रस्तुत करना है, अपना सुझाव रखना है, तो अगर भाषा नहीं होती तो कैसे हम रखते। और इस भाषा के सृजनात्मक उपयोग से ही साहित्य का सर्जन हुआ। ये सारा साहित्य जो हम पढ़ते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, संस्कृत में, तो उसका वो सर्जन हुआ है। प्राचीन काल से भारत का साहित्य उसकी विविधता और विशिष्टता के लिए प्रख्यात है। भारतीय विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा है। हमारा जो प्राचीन साहित्य है उसको दो भागों में बांटा है। एक है वैदिक साहित्य और दूसरा है प्रशिष्ट साहित्य। वैदिक में जो हम संस्कृत का पढ़ते हैं, वैदिक गणित भी पढ़ते हैं। दूसरा प्रशिष्ट जो अभी का वर्तमान है। इनके उपरांत कई लोक बोलियाँ, लोक भाषाएँ में भी रचित साहित्य भी प्रचलित है। आप गुजराती, हिंदी वगैरह में पढ़ते कोई गीत ऐसे होते जो लोकगीत होते हैं कि कोई उसके रचयिता कवि नहीं होते, पर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है। मानो कि मैंने आगे पीढ़ी से सुना, मैं गुनगुना रही तो मेरे से और सुनेंगे और वो दूसरों को सुनाएंगे, इस तरह की, तो वो लोग भाषा है। अभी हम देखेंगे भाषा और साहित्य के बारे में। भारत के इतिहास पर हम दृष्टिपात करने से हमें पता चलता है कि सदियों से विविध भाषाओं का उद्भव हुआ है। हमारे देश में सदियों से बहुत सारी भाषाएं का जन्म हुआ है और इन भाषाओं ने एक दूसरे को अपना प्रभाव डाला। एक भाषा ने दूसरी भाषा पर प्रभाव डाला है, जिससे भाषाओं के समृद्ध साहित्य में परिवर्तन आए। क्योंकि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है तो भाषाएं समृद्ध बनी हैं, उसमें परिवर्तन आता है समय समय पर और परिणामतः नई नई भाषाओं और उनके साहित्य का सर्जन हुआ। नई नई भाषाओं का जन्म हुआ और उसके साहित्य का सर्जन हुआ। हम देखें कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ भारत में संस्कृत भाषा ही चलती थी। बाद में जैसे समय में परिवर्तन आया, जो प्रादेशिक बोलियाँ हैं वो बोली गई, तो उनमें जो नई नई भाषा का जन्म हुआ, तो हर एक राज्य की अपनी प्रादेशिक भाषा है। जैसे कि गुजराती है, मारवाड़ी, मराठी, गोवा की जो कोंकणी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये सारी भाषा का जो है वो जन्म होता है या सृजन होता है, जिसका उत्तम उदाहरण संस्कृत भाषा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा का उपयोग कम है। अभी हम संस्कृत भाषा का उपयोग एक पढ़ते हैं तब करते हैं, दूसरा किसी भी जगह पूजा पाठ, यज्ञ, शादी, ऐसे कोई शुभ प्रसंग होते हैं तभी ये संस्कृत भाषा का उपयोग होता है। धार्मिक कार्यों में, पूजा में ही होता है।
तो सामान्य रूप से मनुष्य को अभिव्यक्ति करने और अन्य की अभिव्यक्ति को समझने का उत्तम अवसर भाषा ही देती है। हमें देखो, दूसरों को समझना है तो वो अपनी बात भाषा के द्वारा रखता है, और हमें अपनी बात रखनी है, अपनी फीलिंग्स, अपनी वेदनाएं, अपना गुस्सा, जो भी हमें रखना है तो वो अपनी बात करके अपनी भाषा में हम उसको प्रकट करते हैं। तो दूसरों को समझना और खुद की बात भी रखना, तो ये हम भाषा के द्वारा ही कर पा रहे हैं। तो भारत की जो प्राचीन लिपि है वो हड़प्पा के समय से है, जिसे जो हम देखें कि प्राचीन अवशेष हमें बहुत सारे मिलते हैं, उस पर उस समय की लिपि में लिखा हुआ होता है, तो जिसको हम आज नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो भाषा को, वो लिपि को आज हम नहीं जानते। आज जो भाषा हम पढ़ते हैं उसी को ही हम जान पाते हैं। इसके कारण इन लोगों की भाषा की कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। प्राचीन काल की भाषा के हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। अभी हम संस्कृत भाषा की बात करेंगे कि महर्षि पाणिनि नाम के जो एक व्यक्ति है, निष्णात, उन्होंने संस्कृत भाषा में महान व्याकरण ग्रंथ लिखा है। उसका नाम है अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। याद रखना, अभी ये जो मैं पढ़ रहे हैं उसमें से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे। तो महर्षि पाणिनि ने वो व्याकरण के शास्त्री थे, तो व्याकरण में उन्होंने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा है। वो अंडरलाइन करना, उसकी खाली जगह MCQ कुछ भी आ सकता है। और संस्कृत भाषा का दूसरा नाम आर्य भाषा है, ऋषियों की भाषा या विद्वानों की भाषा कहते हैं। और आज के समय में विश्व स्तर पर संस्कृत भाषा को सर्वस्वीकृत किया है। कंप्यूटर में भी ये भाषा लिखी जाती है। और संस्कृत भाषा मुख्यत्वे हमें धर्म का, तत्वज्ञान और ज्ञान और विज्ञान की भी वो भाषा थी। अभी हम देखेंगे प्राचीन भारतीय साहित्य। प्राचीन भारत का हमारा जो साहित्य है उसमें हम सब जानते कि वेद, उपनिषद, ग्रंथ, महाकाव्य वगैरह हैं। तो वेद, उसके बारे में हम भी आगे पढ़ चुके कि हमारे वेद का अर्थ ज्ञान होता है, और वेद कुल 4 है, वो भी शायद 8वीं कक्षा में आता है। तो वो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 कुल हमारे वेद हैं। तो भारत का साहित्य का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, याद रखना, सबसे प्राचीन ग्रंथ वो ऋग्वेद है। और जिसमें कुल 1028 ऋचाएँ भी याद रखना। ऋचाएँ यानी मंत्र, स्तुति, तो 128 उसमें मंत्र है, श्लोक है। और ऋग्वेद 10 भाग में विभाजित है, 10 भागों में विभाजित है। इन ऋचाओं में से अधिकांश देवों से संबंधित स्तुतियाँ हैं, यानी जो ऋचाएँ यानी जो मंत्रों का जो संग्रह है वो देवों के लिए की गई स्तुतियाँ हैं। और ये स्तुतियाँ, ये श्लोक यज्ञ जैसे अवसरों पर गाए जाते हैं। उनमें से उत्साह को संबंधित करने वाली भी स्तुति यानी सुबह जो गाई जाती है। यह ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले जो आर्य, जिसको हम द्रविड़ भी कहते हैं, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन करता है। ये याद रखना IMP है कि कौन सा ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले, जो हम सप्त सिंधु के प्रदेश, घाटी के प्रदेश पढ़ चुके, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालिंबंग वगैरह जो पढ़े हैं, तो उसमें द्रविड़ भी निवास करते थे। तो द्रविड़ों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन ये ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के बाद दूसरे 3 वेदों की रचना हुई, उसमें सामवेद की रचना ऋग्वेद की रचनाओं का मान रखने के लिए, उसको गाने के लिए, श्लोक को लय और ताल से गाया जाता है, वो सामवेद में गाए जाते हैं। इसीलिए सामवेद को संगीत की गंगोत्री कहते हैं। ये भी IMP है, खाली जगह MCQs वगैरह के लिए, कि संगीत की गंगोत्री तो किसे माना जाता है, कौन है, तो कौन सा वेद है, तो सामवेद, क्योंकि ये ऋग्वेद के जो वेद है वो सामवेद में राग और लय से गाए जाते हैं, इसीलिए। अभी यजुर्वेद यज्ञ का वेद, ये भी याद रखना है, यज्ञ का वेद, कि यज्ञ के समय उसके जो श्लोक है वो गाए जाते हैं। उसके वेद में जो गद्य और पद्य मिश्रित निर्मित यानी कविताएं भी है और प्रकरण भी है,
और उसमें यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्र, क्रियाओं और विधियों का उल्लेख है, याद रखना। यजुर्वेद में यज्ञ के समय जो विधिया, जो श्लोक होते हैं, जो क्रियाएं होती है, उसका वर्णन है। और चौथा वेद है अथर्ववेद। उनमें अनेक प्रकार के कर्मकांडों और संस्कारों का वर्णन किया गया है। तो कर्मकांड यानी मरण वगैरह की क्रियाओं पीछे जो किए जाते हैं, और संस्कार यानी किसी को यज्ञोपवीत है या शादी वगैरह जो संस्कार होते हैं, तो उसी का वर्णन है अथर्ववेद में। चारों वेदों में किसके लिए क्या है वो आपको याद रखना है। उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो IMP है, उसके MCQs बना लेना।